कोरोना का समय, ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी, ऐसे में पानी की कमी हर जगह होने लगी है। कमर पे गगरी, हाथों में बाल्टी और हांडी लेकर निकली महिलाओं का झुंड, ये तस्वीरें घाटशिला के धाल भूमगढ़ प्रखंड की हैं। हर दिन ये महिलाएं ऐसे ही पानी की खोज यात्रा पर निकलती हैं। जिले के सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दूधपोसी की महिलाएं सालों से जंगल के रास्ते बिना सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से डरे कई किलोमीटर यात्रा करती है और फिर पहाड़ी नाले के पास बने कुएं से पानी भरती है, क्योंकि गांव में पेयजल के लिए एक चापाकल तक नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ हर तरफ की सुविधा की बात हो रही है, तो दूसरी ओर पानी के लिए ऐसी परेशानी। খাবার জলও নাই, নদী থেকে আমরা জল লিগি তারপরে খাই। আর ইয়ে কি বলে মানে জল নাই লিগলে তো হবে কি নাই। पैदल, साइकिल से, ट्रकों से और फिर ट्रेनों से लद लद कर अपने गांव पहुंचे मजदूरों को देखकर किसका कलेजा मुंह को नहीं आया होगा। लेकिन अब वही मजदूर रोजगार के लिए वापस लौटने लगे हैं। बिहार में रोजगार नहीं मिलने की वजह से कामगार अब उन्हीं जगहों पर लौट रहे हैं जहां वे पहले काम करते थे। हालांकि इस बार तस्वीरें थोड़ी बदली हुई हैं। जो मजदूर किसी तरह रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाते थे, इस बार फ्लाइट से जा रहे हैं। पटना से बेंगलुरु जाने वाले कुछ मजदूरों ने बताया कि यहाँ काम है नहीं तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। गरीब आदमी क्योंकि इसके लिए प्रॉब्लम रहता है, इसके वजह से हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाया? रोजगार कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो क्या। चाईबासा का प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय कोकचो। यहाँ आधे कपड़ों में बैठे बच्चे और असहाय दिख रही महिलाओं के साथ पुरुष, ये 40 मजदूरों की टोली है जो पश्चिम बंगाल में ईंट भट्टे पर काम करते थे। वहीं साथ में ये अपने बच्चों को भी रखते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो गया और फिर इनके पास घर लौटने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। किसी तरह अपने बीवी बच्चों के साथ ये लोग तांत नगर तो पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने जांच के बाद इन्हें होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दे दिया। लेकिन परेशानी कम नहीं हुई, गांव वालों ने गांव में आने से ही रोक दिया। तब से ये लोग स्कूल के बरामदे में ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन न तो भोजन की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की। सब कुछ भगवान के भरोसे ही चल रहा है। भट्टा में काम करते थे। ईंट भट्टा? जी हाँ। अच्छा, कितने लोग थे तुम लोग करते थे? काम करते थे तो पहले बहुत आदमी काम करते थे, लेकिन हम लोग का गांव को यहाँ से जब अभी कितना है यहाँ संख्या उतना ही है, 38। बुनकरों की टोली के नाम से जाना जाने वाला गया का पटवा टोली लॉकडाउन के बाद यहां मशीनें चालू हो गई हैं। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके मुताबिक एक शिफ्ट में 10 से 15 मजदूर ही काम कर रहे हैं। इधर गया में बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से लौटकर आए हैं जिन्हें काम की तलाश है। ऐसे में बुनकर समिति ने डीएम के साथ मीटिंग में प्रस्ताव रखा है और कहा है कि पावर लूम में 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। जरूरत है प्रशासन तीनों शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे। हमारी बात हुई है मानपुर में बुनकर समिति के साथ, उनके द्वारा कहना है कि 20 से 25 हजार लोगों को वो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका भी प्रस्ताव हम लोग सरकार को भेज रहे हैं और उसमें अगर एज ए क्लस्टर हम डेवलप कर सकें तो इतने लोगों को न केवल गया के बट मुझे लगता है कि बिहार के अन्य जगहों से भी अगर इस तरह के लोग हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर कार्य दे सकेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में इंतजाम को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, जरा धनबाद के महिला कॉलेज स्थित इस सेंटर की तस्वीर को ही देख लीजिए। एक चापाकल, 2 शौचालय के भरोसे 80 मजदूर यहाँ क्वारंटीन का समय पूरा कर रहे हैं। वहीं गुरुवार की रात चेन्नई से आए 20 मजदूरों को भी यहीं भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि जो मजदूर आधा समय काट चुके हैं, उनके साथ रेड जोन से आए मजदूरों को कैसे रखा जा सकता है।
मजदूरों ने विरोध दर्ज कराते हुए चेन्नई से आए मजदूरों को घुसने से रोक दिया। विवाद इतना बढ़ा कि अंत में केयरटेकर को आना पड़ा। आगे क्या हुआ ये अलग बात है, लेकिन ये तो है कि मजदूरों का मजाक बनाया जा रहा है। लोग दूसरा थी ऐसे आए हैं। अच्छा, हम लोग को रूम में घुसने नहीं दे रहा है। रात में इसी तरह सोए थे उधर नीचे, और अभी हम लोग को रूम घुसने नहीं दे रहा। दूसरों से ज्यादा की भीड़ जिन्होंने बोधगया में क्वारंटीन पूरा किया है, वैसे मजदूर हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ पहुँचे थे। अब जब ये अपने घर पहुँच चुके हैं, इनके सामने फिलहाल राशन पानी की व्यवस्था बड़ी समस्या है। ऐसे में कुछ संगठन और बुद्धिस्ट ट्रस्ट से जुड़े लोग उनके गांव पहुंचे और लोगों के बीच राशन के पैकेट का वितरण किया। साथ ही लोग संक्रमण मुक्त रहें, इसको लेकर साबुन और सैनिटाइजर के साथ ही मास्क भी बांटे गए। ट्रस्ट और संगठन के लोगों ने बताया कि आगे भी जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे। 5 किलो आटा है, चावल है, नमक है, तेल है, सोयाबीन है और दाल है। हर तरह से व्यवस्था इसमें एक सप्ताह का भोजन सामग्री हम दे रहे हैं। कोरोना काल में हजारों मजदूर झारखंड लौटे हैं। कुछ अपने भरोसे काम की तलाश कर रहे हैं, तो कई लोगों को सरकारी योजनाओं में काम मिल रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये भी कि जो युवक खुद उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार आगे आई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। फिलहाल 89 लोगों को जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। हर एक भारत सरकार की योजना है, हर एक जिला में चल रहा है। उसके लिए जो है साहेबगंज जिले में जो है 79 आवेदकों को ऋण दे करके उद्योग स्थापित करना है। मानवता की सेवा भारतीयों के खून में होती है। भारत के लोग जहां भी होते हैं, जरूरतमंदों की सेवा में लगे होते हैं। कोरोना काल के दौरान अमेरिका में बसे भारतीय सिखों ने भी मानवता की एक नई मिसाल कायम की है। ये लोग कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे इस देश में लोगों का पेट भरने का काम किया है। ऐसा सिर्फ किसी एक जगह नहीं, बल्कि लगभग पूरे अमेरिका में हो रहा है। क्वीन विलेज की एक इमारत में 30 सिखों ने मिलकर बीते 3 महीनों में हजारों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। भूख से मजबूर लोगों के लिए जब कमाई का साधन न हो और गर्मा गर्म खाना मिल जाए, तो फिर चेहरे पर खुशी स्वाभाविक ही है। अनलॉक 1 के दौरान हर जगह लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। जो लोग लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरत रहे थे, वैसे लोग भी बचाव को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए दक्षिण कोरिया से चेतावनी वाली खबर आई है। जहां लॉकडाउन खुलने के बाद कई मामले सामने आए हैं। WHO ने भी लॉकडाउन में ढील दे रहे देशों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। दक्षिण कोरिया में जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर घनी आबादी वाले शहर सियोल की है। समझने वाली बात है कि भारत में भी ज्यादातर शहरों की आबादी घनी है। कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी बाधा डालने से बाज नहीं आ रहे। निगम अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते ये तस्वीरें हैं गया की, जहां निगम की टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी, लेकिन इससे नाराज होटल मालिक ने अधिकारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। दरअसल इन होटल के मालिक ने नाले पर अवैध कब्जा कर किचन बना लिया, जिससे उसके आगे नालियां जाम हो गईं। अब एक तो कोरोना की परेशानी, ऊपर से नाली की गंदगी। लोगों ने इसकी शिकायत कर दी। जब अतिक्रमण हटाया जाने लगा तो मालिक ने नौटंकी शुरू कर दी। उन्होंने अवरोध जो हमारे जेसीबी लगे थे, जो हमारे निगम कर्मी थे,
उनके खिलाफ वहाँ जो है वो काम करने नहीं दे रहे थे और साथ ही साथ काफ़ी हल्ला किया गया, उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा था। कोरोना काल में लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, इसको लेकर पंचायत और गांव तक लोगों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लेकिन चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पार्टियां भी इस मौके को जाने नहीं देना चाहती। वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी सिंबल लगे मास्क को बांटने में जुट गई हैं। बीजेपी अब तक 20,000 मास्क बांट चुकी है और 1 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य भी बनाया है। सहयोगी एलजेपी भी बीजेपी के रास्ते पर चल रही है। घर घर मास्क पहुंचाने की इस पहल को एलजेपी सामाजिक सहायता और चुनावी शंखनाद मान रही है। एलजेपी ने भी 10,000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद से भारी संख्या में यात्रियों का आना जाना होता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे भी सतर्क है। रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। यहां कालूपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जिससे N95 मास्क के साथ ही 3 प्लाई मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री होगी। मशीन से यात्री 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का मास्क खरीद सकेंगे। साथ ही सैनिटाइजर भी यात्री खरीद सकेंगे। इसके लिए ई पेमेंट के साथ ही कैश पेमेंट की भी व्यवस्था है। कोरोना काल के अंदर जो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, उनको सुरक्षित करने का एक जरिया है। तो वेस्टर्न रेलवे ने इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। पूरा संक्रमण से बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जूतों को लेकर चिंता बनी रहती है। ऐसे में अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, आईआईटी ब्रह्मपुर ओडिशा के शिक्षकों ने इसके लिए मशीन की खोज की है, जिसका नाम है यूवीसी सैनिटाइजर मशीन। ये मशीन सिर्फ 9 सेकंड में आपके जूतों को सैनिटाइज करेगी। मशीन में यूवीसी लाइट्स और सेंसर के साथ ही पावर कंट्रोल है। मशीन की कीमत भी मात्र 6,000 रुपये है। हालांकि बाजार में इसकी कीमत 50,000 रुपये तक होने की बात कही जा रही है। कई टूर्नामेंट में इसने झारखंड का प्रतिनिधित्व भी किया है, लेकिन आर्थिक तंगी ऐसी कि मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है। हालांकि आज भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी के बाद जो भी समय मिलता है, उसमें वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। हालांकि पंकज की चाहत है सरकार मदद करे ताकि वो और आगे बढ़ सके। खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, राशन पानी में, जिससे मम्मी पापा पूरा नहीं कर पाते तो मुझे भी जाना पड़ता है उनको हेल्प करने के लिए। सरकार से मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सपोर्ट करे ताकि हम बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच। हरे भरे जंगलों से घिरा चाईबासा का कोल्हान क्षेत्र, जहां की भौगोलिक स्थिति इसे रेशम उद्योग के लिए उपयुक्त बनाती है। यहाँ के जंगलों और पहाड़ों के बीच अर्जुन का पेड़ मौजूद है, जिसमें सबसे अच्छे रेशम के कीड़े होते हैं। लेकिन फिर भी रेशम पालन को लेकर यहाँ के लोग उदासीन हैं। हाल ये है कि 12 प्रखंडों में सिर्फ 6,500 लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। लेकिन अब लोगों को रोजगार दिया जा सके, इसको लेकर झारखंड सरकार की आजीविका प्रमोशन सोसाइटी काम कर रही है। तसर रेशम उद्योग को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा और कई लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा।
कोरोना ने हर किसी को परेशान कर दिया है। सिर्फ नौकरी और उद्योग वाले लोग ही नहीं, किसानों की दिक्कत भी बढ़ गई है। जी हां, झारखंड में प्री मानसून की बारिश के साथ ही खेती का काम शुरू हो गया है, लेकिन सरायकेला के किसानों को अब तक सरकारी बीज नहीं मिला, जिससे किसान परेशान हैं। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी 2 से 3 दिनों में बीज मुहैया कराने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि खेती तो अपने समय से ही होगा। 2-3 दिन की देरी भी किसानों के काम को बढ़ा सकती है। अच्छा है, अब हम लोग खेती भी जुताई कर लिए हैं। अब ये नहीं है कि बुनाई के लिए लोग को वो चाहिए जो क्या बोलता है धान। लगभग 3 महीने बाद एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में रौनक दिखने लगी है और मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स के लिए नियमों के साथ गांधी मैदान के गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पहले दिन सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई भी अधिकारी नजर नहीं आए। इधर लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार से दारोगा और सिपाही अभ्यर्थी प्रैक्टिस करने मैदान में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन की वजह से लिखित परीक्षा पास होने के बाद भी अभ्यर्थियों की प्रैक्टिस पर ब्रेक लग गई थी, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीदें जगने लगी हैं। हालांकि अभी सिर्फ दौड़ की ही इजाजत मिली है, लॉन्ग जंप और गोला फेंकने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। बिहार में पार्क और मैदान तो खुलने लगे हैं, लेकिन विश्व का मशहूर डिज्नीलैंड खुलने का इंतजार है। डिज्नीलैंड ने कैलिफोर्निया स्थित अपने थीम पार्क 17 जुलाई से खोलने की घोषणा की है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसे लगभग 3 महीने पहले बंद किया गया था। कंपनी ने कहा कि डिज्नी डिस्ट्रिक्ट 9 जुलाई से खुलेगा। कंपनी ने ये भी कहा कि देश में अपने सभी स्थलों पर वो चरणबद्ध तरीके से इसे खुलने की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और थीम पार्क में कम लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना काल में लोगों की गतिविधियां थम गई हैं। इसका फायदा जंगल और अभयारण्य के पास रहने वाले शिकारी भी उठा रहे हैं। जी हां, ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। यहां कुत्तों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जा रहा है। नेशनल पार्क के शैलेंद्र सराय वन रेंज का ये दृश्य जरा देखिए। एक हिरण को कुत्तों का झुंड घेरे हुए है। हिरण बचने की जुगत कर रहा है। दरअसल कोरोना बंदी के दौरान लोग घरों में हैं। ऐसे में शिकारी हिरण और सुअर का शिकार कर उसका मांस बाजार में बेच रहे हैं। वन अधिकारियों ने अब तक 8 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आसपास के लोग वन कर्मियों और शिकारियों के सांठगांठ का भी आरोप लगाते हैं। ना हो। अब तक तो आपने इंसानों के लिए कोरोना जांच की खबरें देखी, लेकिन हम आपको जयपुर के पास के हाथी गांव लिए चलते हैं। गांव में मौजूद हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं। ये हर साल होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हाथियों की सेहत पर क्या असर हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की टीम ने हाथियों की सेहत को लेकर मुआयना किया। साथ ही उनके ब्लड, यूरिन, लीद और लार से सैंपल लिए गए। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस बार कोरोना को लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। अभी तक हाथियों में ये नहीं पाया गया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाथियों का कोरोना जांच किया जाएगा। साथ ही सभी हाथियों को विटामिन दिए जाएंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। आमेर महल में हाथी सवारी कराने वाले ये हाथी लॉकडाउन के बाद से हाथी गांव में कैद हैं।
पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। गाने के बोल ऐसे ही नहीं हैं। सरहद तो इंसानों के लिए है। जरा सोचिए, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया रुक गई, लोगों का आना जाना बंद है, ऐसे में पेड़ के झुरमुटों पर बैठे इन पक्षियों को देखिए। ये नजारा भरतपुर के वलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है, जो इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो रहा है। जी हाँ, मानसून के सूचक माने जाने वाले ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षियों ने उद्यान में दस्तक दे दी है। उद्यान में इनकी तादाद करीब 150 से अधिक संख्या बताई जाती है। वहीं आने वाले समय में इनकी संख्या में इजाफा होने की भी उम्मीद की जा रही है। इन पक्षियों ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं और कुछ दिनों बाद ये पक्षी नेस्टिंग प्रक्रिया में भी जुट जाएंगे और बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो ये अपने देश वापस लौट जाएंगे। पुरी के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से कार्यक्रम जारी है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सामान्य लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर के पुजारी ही अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। माना जाता है कि स्नान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा बीमार हो जाती हैं। ऐसे में गुरुवार से मंदिर के पुजारी उन पर औषधीय लोशन लगा रहे हैं। मान्यता है कि 15 दिनों के उपचार के बाद भगवान ठीक हो जाते हैं और सभी देवता रथ यात्रा से एक दिन पहले बीमारी से उबर जाएंगे और फिर 23 जून को धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन होगा। कोरोना काल में अच्छी खबरें भी मिल रही हैं। नवादा में बाहर से आए मजदूरों को काम मिले, इसको लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सदर प्रखंड के समाई गांव में भी जनजीवन हरियाली योजना के तहत आहर की खुदाई की जा रही है। लेकिन लोग आश्चर्य में पड़ गए जब तालाब के अंदर से प्राचीन मूर्तियां निकलने लगी। साथ ही पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। गांव वालों का कहना है कि पहले भी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें नवादा संग्रहालय में रखा गया है। फिलहाल जानकारी के बाद पुरातात्विक सर्वे विभाग की टीम गांव पहुंचकर जांच कर रही है। तो खुदाई के दौरान जो भी पुरावशेष एवं कलाकृति मिली है, उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी हम लोग किए हैं और साथ ही गांव में स्थानीय लोगों कोरोना काल की कहानियां तो कई हैं। अब कहानी गुलाब जामुन की। अनलॉक 1 में मिठाई की दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में हजारीबाग के टाटी झरिया NH स्थित गुलाब जामुन की दुकानों का शटर भी उठ गया है। लाइन से यहाँ 25 से ज्यादा दुकानें हैं, जहाँ केवल गुलाब जामुन बनाई और बेची जाती हैं। अब पंडित जी की दुकान हो या प्रधान जी की, सभी जगहों पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ऐसे में कई दिनों के इंतजार के बाद लोगों को शुद्ध घी और खोआ से बने गुलाब जामुन का स्वाद मिल रहा है। अगर आप भी गुलाब जामुन के शौकीन हैं, तो पहुंच जाइए टाटी झरिया। गर्मा गर्म गुलाब जामुन आपका इंतजार कर रहा है।